नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा सुशासन दिवस मनाया गया और जो हमारे चमड़खान ब्लॉक तारीखे उत्तराखंड में मनाया गया। दोस्तों, इसमें हमारे उत्तराखंड के सभी किसान भाई लोग आए थे और जिसमें हमारे उत्तराखंड के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डेड किसान और जिनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे उद्यान पंडित और किसान भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है हमारे श्री गोपाल दत्त द्विवेदी जी, और जिन्होंने सुंदर भाषण आज किसानों को दिया। दोस्तों, आप यह भाषण जरूर सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हमारे जो 3 बिल प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए हैं वो बिल कैसे हैं, सही है कि नहीं है, उन्होंने पूरा समझाया। और आप इस भाषण को जरूर सुने, जो भी हमारे नई टेक्निक से हमारे उत्तराखंड के किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, इस भाषण को जरूर सुने। दोस्तों, आइए उनका भाषण आपके बीच, और कैसा लगा जरूर बताएं। माननीय ग्राम प्रधान उर्मिला जी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य धन सिंह रावत जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा पीसी गोरखा जी, एसडीएम साहिबा जी, हमारे तहसीलदार साहब गणेश राम जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष ध्यान सिंह नेगी जी, भाइयों बहनों उपस्थित सभी जितने भी यहाँ पे किसान भाई लोग आए, सबको पहले मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक अटल जी का जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो उसी उपलक्ष्य पर और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में जो 3 कृषि बिल पास किए हैं, वो एक जो आज पूरे भारत के किसानों को बताना चाह रहे हैं, तो मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कृषि बिलों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, उसमें जितने भी आज ये तमाम किस्म की जो बातें चल रही हैं कि किसान बिल से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत ही भ्रामक और गलत जो राजनीति इस पे हो रही है, किसानों को एक तरह से गुमराह करने का ये काम हो रहा है। एमएसपी का सवाल था, सरकार ने बोला एमएसपी बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे खास तौर पर उत्तराखंड के लिए और पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज बनाया, तो मुझे भी उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला, और उसी में उन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख से 3 लाख करी। तो मैंने भी उत्तराखंड के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी को जो सुझाव दिए थे, उसमें से जैसे भी प्रधानमंत्री जी मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे क्योंकि ऑर्गेनिक की जो उन्होंने बात करी, अरुणाचल के किसान से बात करी या अन्य किसानों से मार्केटिंग की जो बात कर रहे थे, तो हमने भी ये सुझाव रखा है कि हमारे यहाँ पे भी जो उत्पाद हमारे होते, क्योंकि हम लोग एक तरह से पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक पे ही हमारा किसान काम कर रहा है, जैविक खेती हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी जैविक कृषि उत्पाद हैं उनको मार्केट करने की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने प्रधानमंत्री जी को बोला कि भाई आप हमारे को कम से कम ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पे या राज्य स्तर पर कम से कम एक जैविक मंडी हो, जो भी भारत में कहीं भी नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट में प्रश्न भी उठाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि शायद इस देश की पहली जैविक मंडी उत्तराखंड को मिलेगी। दूसरा, हमने एक सुझाव उनको दिया था कि हमारे यहाँ जैविक, अगर हम जैविक प्रदेश और जैविक की बात करते हैं, तो जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का होना बहुत जरूरी है, जो भी उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक काम हो रहा है। और जो उन्होंने कहा, एक आप प्रमुख सुझाव आप बताइए जिसको हम मानते, तो आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जब आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का प्रोग्राम बना था, तो उसमें सबसे पहले हमने एक बात रखी थी कि जिस तरह से आज ये कोरोना वायरस आया हुआ है और इस वायरस ने पूरे दुनिया को झकझोर दिया है, तो उसी तरह से हमने कहा था कि भाई देखिए, हम 4 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी में अगर वायरस आ गया, तो आप बताइए कौन सा ऐसे मास्क है जिससे आप पहन के इस वायरस को रोकोगे, या कौन सा सैनिटाइज आप इसको करोगे, या कितने गज की दूरी है जिससे आप इस बायोडाइवर्सिटी के वायरस को रोक पाओगे। तो उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात बहुत अच्छी लगी, तो हमने कहा कि हमको पहले एक क्वारंटीन फैसिलिटी उत्तराखंड की, जैसे आज तो क्वारंटीन बच्चा क्वारंटीन के महत्व को समझने लग गया है। अब जब कहीं से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जब आते हैं, तो यहाँ पर 14 दिन के क्वारंटीन की व्यवस्था है। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ किसानों के लिए, जब हम पौधे का इंपोर्ट करते हैं, बीज का इंपोर्ट करते हैं, पशुओं को लाते हैं एक देश से दूसरे देश में, उनका भी क्वारंटीन होता है। जैसे अगर हम पौधों की बात करें, सेब के पौधों पर या फलदार वृक्षों की बात करें, तो उनका 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का क्वारंटीन होता है। वो यहाँ की यूनिवर्सिटी करती है, लेकिन हमारे प्रदेश में व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही थी इतने समय के बाद। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको हमारे उत्तराखंड के लिए खासतौर पर खुशी का विषय है कि इस भारत की पहली क्वारंटीन फैसिलिटी
उत्तराखंड को उन्होंने दे दी है, स्वीकृत हो गई है। केंद्र सरकार के अधिकारी यहाँ पे भूमि का चयन किया जा रहा है, जिसमें हमने पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास जो जमीन है उसके लिए भी बोला हुआ है। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि अब जो किसान है, जैसे हमारे जो 3 कृषि बिल पास हुए हैं, इसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक बिल है, और बाहर की जो हमारी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है बहुत कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे पास जोत बहुत कम है। जैसे भी हर जगह पहले जोत की समस्या पूरे देश के अंदर है, किसान काम करना चाहते, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत वहां पर है, तो उससे क्या हो गया कि तो हमारी चकबंदी भी नहीं हो पा रही है, खेती किसानी लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए जरूरी है, अभी हम देख रहे थे हमारे जितने प्रवासी यहाँ पे भाई लोग आए हैं, उनके आगे एक ही समस्या, हमारे खेत बहुत गांव में बहुत सारे के खेत बंजर पड़ गए हैं, कोई करने वाला नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल आ गया, हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट उत्तराखंड ने तो पिछले 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी, तो उसके तहत क्या होगा कि पूरा का पूरा जब पढ़ा लिखा नौजवान आएगा, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये एक तरह से बहुत बड़ा एक कृषि के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म प्रधानमंत्री जी लाए। अभी तक हमने और सेक्टर्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स देश के अंदर हो रहे थे, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सब में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हो रहे थे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, तो कृषि के क्षेत्र में नहीं हो पाया था। आज तक जितनी भी सरकारें थी, किसी ने भी कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दें, कृषि का मतलब क्या समझा जाता था, ये अनपढ़ व्यक्ति का व्यवसाय है। हमारे घरों में एक प्रधानमंत्री के साथ ये भी हमारे को एक अपनी मेंटेलिटी, अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम लोगों में एक बहुत बड़ी धारणा है, अगर हमारे 2 बच्चे होते हैं, एक पढ़ लिख जाता है, उसको बोलते हैं बेटा तू बाहर नौकरी करना है, जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको हम बोलते हैं चल तू खेतों में हल जोत, और अगर पढ़ा लिखा खेत पे हल जोतता है तो उसको बोलते हैं कि हमने इसलिए तेरे को पढ़ाया लिखा है कि तू खेत पे हल जोतेगा। इस धारणा को बदलना होगा। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में ही सबसे बड़ा आज के दिन में रोजगार है, कृषि ही हमको आगे ले जा सकती है, लेकिन बदलने की आवश्यकता तो अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग, जो हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसीलिए सारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तक की हमारी केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल लाई है, इन कृषि बिलों के माध्यम से पढ़ा लिखा नौजवान कृषि से जुड़ेगा। जब पढ़ा लिखा नौजवान कृषि से जुड़ेगा तो ये जिस तरह की भ्रांतियां हो रही है, ये सारे खत्म हो जाएंगी। उसके अंदर मार्केट की भी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जैसे अभी मैंने सेब का मैं यहाँ पे बगीचा लगाया। अब हमने करना क्या है, सेब का जब हमने बगीचा लगाया तो सेब सारे लगा रहे हैं। हमने क्या किया, हमें लगा कि हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा ऑर्गेनिक क्षेत्र है, तो हमने उसको ऑर्गेनिक बोर्ड से उसका सर्टिफिकेशन कराया। जैसे ही उसका हमने ऑर्गेनिक बोर्ड से सर्टिफिकेशन कराया तो उसके दाम बढ़ गए। तो उसी तरह से आप लोगों ने भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जब बाहर के लोग इसमें आएंगे या अन्य किस्म के लोग आएंगे, हमारा जो पढ़ा लिखा भाई इस गांव का है, अगर वो भी जब आएगा, उसको लगा कि जब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो वो फिर बाहर नौकरी करना बंद करेगा, वो भी करेगा, वो भी अपने गांव की जमीनों को लीज पे लेके, कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के अच्छे किस्म के, जैसे हमारा पूरे ऑर्गेनिक स्टेट की हम जो बात कर रहे हैं, उनके उत्पादों को जब वो यहाँ पे उगाएगा, किसानों को खरीद की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे अभी हमारे यहाँ माल्टा हो रहा, माल्टा का खरीदार नहीं है, तो माल्टा का जब खरीदार नहीं है, यहाँ पर एक हमारा कोई आदमी आ जाएगा जो पूरे माल्टा का क्लस्टर डेवलप करने की जरूरत है पहाड़ में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है। जब सही और बाहर के लोग आएंगे, जब पढ़े लिखे नौजवान इसमें आएंगे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो क्लस्टर डेवलप करेगा। जब क्लस्टर डेवलप करेगा, जब आपके पास उत्पाद अधिक होगा तो आपके पास खरीदार भी आएगा। आपके पास अगर माल थोड़ा सा है तो उसको खरीदने की बहुत बड़ी, आज हम बोलते हैं हमारे को बेचने की बहुत बड़ी हमको परेशानी है। वो बेचने की हमको इसलिए बहुत बड़ी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में उत्पाद उपलब्ध नहीं है या क्लस्टर डेवलप नहीं है। और जहां पर भी आप जाएंगे, इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप हमारे रामगढ़ में जाएंगे, रामगढ़ का जो किसान है वहां पर खुद बाहर से लोग आड़ू को खरीदने के आए, क्योंकि रामगढ़ को उन्होंने आड़ू के क्लस्टर के रूप में एक डेवलप कर दिया। अब समस्या हो रही है, जैसे आप लोग कह रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लंगूर आ गए, बंदर आ गए, ये आ गए, इसके लिए भी आपको क्लस्टर डेवलप, यहाँ पे हल्दी स्पाइसेस पे हम काम करें, हल्दी पे काम करें, अदरक पे काम करें, और इस ढंग से काम करें जैसे पूरे गांव का गांव हल्दी लगा ले, पूरे गांव का गांव अदरक लगा ले। उससे क्या होगा, क्लस्टर डेवलप होगा दुनिया के। और ये जब आपको लगेगा कि आपके यहाँ जो उत्पाद हो रहा है वो पूर्ण रूप से जैविक तरीके से कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, तो बहुत से बड़े बड़े लोग, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो रही है, ये सब कुछ आप ऐसी व्यवस्था होनी है, जिले में सारे के सारे नाम चले जाएंगे, इस एरिया में ये हो रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लोग आने वाले हैं, आपको ये जो व्यवस्था जो बिल में करी गई है, तो ये खुद ही आपके पास आ जाएंगे, जो आपको उन्नत किस्म का बीज भी देंगे, उन्नत किस्म की तकनीक भी देंगे, उन्नत किस्म का पौध भी देंगे, और आपके उत्पाद को खरीदने की गारंटी भी ये लोग करेंगे। तो इसलिए जो 3 बिल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और हमें इनका स्वागत करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से एज ए किसान के रूप में मैं समझता हूं कि ये 3 बिल हम किसानों की
दशा और दिशा बदलने वाले बिल हो सकते हैं। तो इसलिए आज ये जो इस तरह से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ये बहुत ही गलत है। और जहां तक एमएसपी का सवाल है, वैसे भी हम पहाड़ के लोगों को देखें तो 3-4 राज्यों के अलावा हम लोगों की तो फसल भी ऐसी कोई नहीं कि हम एमएसपी के अंदर आते हो। हमने हालांकि बात भी करी थी आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में, मैंने सुझाव दिया था कि हमारे पहाड़ के, हमारे यहाँ गन्ना नहीं होता, धान नहीं होता, गेहूं नहीं होता, हमारी भी फसलों का एमएसपी मिलना चाहिए। हमारे पे सेब का एमएसपी तय होना चाहिए, प्लम का एमएसपी तय होना चाहिए, खुमानी का, हमारे राजमा का, हमारे मसालों का एमएसपी तय होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर बात चल रही है। हमने कहा चलिए आप एमएसपी अगर तय नहीं भी करते हैं तो कम से कम हमको एक मंडी दे दीजिए, हमारे जिला लेवल पे हमारे को मार्केटिंग किसान खरीद सके। और गोरखा जी आप तो सरकार में यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमने बोला आप भी इसको उठाएं कि कम से कम ब्लॉक लेवल पर, अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं तो जिले स्तर पर भी अगर नहीं हो तो कम से कम पूरे उत्तराखंड राज्य में, गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं रीजन में एक ऐसी जैविक मंडी हो। क्योंकि सरकार जब जैविक की ओर जा रही है और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जैविक पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आपने कृषि को बढ़ाना है तो जैविक को बढ़ाना होगा। जैविक के अलावा यहाँ पे क्योंकि जोत बहुत कम है, बहुत कम जोत है, बहुत कम जोत में बहुत कम उत्पादन होगा, तो हम लोग कैसे किसान सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस स्थिति में अगर हम जैविक उत्पादन करते हैं तो कम जोत होने के बावजूद भी हम लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये मुनाफा किसान के पास तब पहुंचेगा जब उसके पास बेचने के लिए उसके पास मंडी होगी। तो यही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत सारे लोग प्राइवेट मंडियां भी आएंगी। अभी हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ से माल भेजते हैं आड़तियों का, ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसी कोई किसान का आंदोलन नहीं हो रहा है, ये सब आड़तियों का आंदोलन हो रहा है। हम आपको बता दें, अभी जैसे मैं बोलूं मैं भी अपना सामान आड़त में बेचता हूँ। होता क्या है, आपको कहानी बताता हूँ। मैंने यहाँ से अपनी शिमला मिर्च को आड़त में भेज दिया, वो कहता है रामनगर में 30 रुपए किलो शिमला मिर्च है। यहाँ पे जो मेरे खरीददार गांव में आता है वो कहता है मैं 22 रुपए किलो खरीदूंगा। तो मेरे मन में सवाल उठता है क्यों ना मैं 30 रुपए वाले को अपना माल भेजूं और मैं अपना माल आड़त में भेज देता हूँ। आड़त में जब भेजता हूँ 15 दिन के बाद जब वो पर्चा आता है तो वो लिखता है रेट तो 30 रुपए, लेकिन अगर आपने 200 किलो शिमला मिर्च भेजी तो 150 किलो तो 30 रुपए का भाव, 25 किलो वो बिल्कुल बेकार पाएगी, उसको फेंक दिया गया, और 25 किलो आपके 15 रुपए के भाव बिकी। तो टोटल अगर हम लगाते हैं तो हमको वही 20 रुपए के भाव पर हमें किसानों को मिलता है। तो इसका मतलब, और 5% वो अपने आड़त के ले लेता है, तो 9%, कहीं पे 5%। तो हो क्या रहा है, इनडायरेक्टली हम ये सोच रहे हैं कि हमको ये आड़तिये एक अच्छा जो है दाम दे रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास पर्चा आता है तो लगता है कि हमारा तो और नुकसान हो गया। तो इन आड़तियों की दुकान अब बंद हो रही है। जब एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार की जगह पर 10 ठेकेदार आ जाएंगे, कंपटीशन पैदा हो जाएगा, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे। ये आपका माल सही दाम पे अगर आपको माल नहीं दे रहा, आप दूसरी दुकान पर जा सकते हैं, दूसरी आड़त पर जा सकते हैं, और कई आड़तियां तो ऐसे आपके घर पे आके आपका माल खरीदेंगे। तो बताइए ये व्यवस्था ज्यादा अच्छी है या सिर्फ एक आड़तिये की व्यवस्था अच्छी है कि बस जो मर्जी वो दाम दे, आपको अपना सामान बेचना ही है। तो ये एक तरह से किसान का एक तरह से शोषण हो रहा था। कभी इस पर कोई आवाजें नहीं उठी, किसी सरकार ने इसको, इस दुख दर्द को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हम किसान, जो खेती किसान करने वाले लोग हैं, इसको अनपढ़ लोगों का व्यवसाय समझा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री, पहली बार ये सरकार, एक ऐसी सरकार आई है जिन्होंने कहा कि इसको भी एक उद्योग का दर्जा मिले, इसमें भी अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, इसके अंदर भी रिफॉर्म हो, इसके अंदर भी तकनीक का इस्तेमाल हो, और एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी इसकी बनाई जाए, और दुनिया के अंदर यहाँ का माल एक्सपोर्ट हो। और मैं आपको उत्तराखंड के खास तौर पर किसानों को ये बता देना चाहता हूँ, हम लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारी खेती में इतना दम है कि जो मैदानी खेत जो किसान है, या पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब का किसान भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता अगर सही ढंग से हम लोग खेती करें और ये मार्केटिंग की हमको बहुत अच्छी सुविधा हो जाए। तो इसीलिए जो आज ये कृषि जो कानून सरकार ने पास किए हैं, ये बहुत ही अच्छे कानून है, हम सबको इनका स्वागत करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो आज तक गरीब से लेकर किसान तक की सोच रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि ये आप समझ लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अगर हम 75 साल आजादी के होने के बाद भी अगर आज भी हमारे देश के अंदर ये समझा जाता है कि ये व्यवसाय अनपढ़ का व्यवसाय है, जबकि इस देश की जो जीडीपी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा कृषि प्रधान देश है। 60 से इकोनॉमी में 60 से 70% का योगदान कृषि का योगदान है, और उसके बावजूद भी इस कृषि को कार्य करने वाला व्यक्ति अशिक्षित समझा जाता है, उसको दूसरी दृष्टि से समझा जाता है। तो इसके लिए कहीं न कहीं जो हमारी इतनी जो सरकारें रही हैं, वो सारी की सारी सरकारें, व्यवस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस व्यवस्था को अगर ठीक करने का काम किया है तो आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, और जब वो ये काम ठीक करने का काम किया है तो इसीलिए आज उन लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है, वही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, और भारत में और कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है।
और धीरे धीरे किसान समझने लगे हैं। कल तो मैं समाचार सुन रहा था, भारतीय किसान यूनियन ने भी बोल दिया कि जिस तरह के ये हो रहा है इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां जिम्मेदार हैं, इसमें राजनीति हो रही। किसान को कोई, किसान के पास इतना समय थोड़ी कि वहां बैठा रहेगा, उसको अपने खेतों में काम करना होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं वो आप सबके हित में पास किए हैं और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। ये कानून ऐसे ही नहीं पास हुए हैं, जब ये कानूनों को आप देखेंगे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद प्रेम जी। आप दिल्ली से कल शाम पहुंचे, मैंने फोन किया, आप यहाँ पधारे, मैं इसके लिए भी आपको